So hello students, I am back and in this video we are going to learn the topic subsidiary books. So इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसके क्या एडवांटेजेस है और कितने टाइप्स के सब्सिडरी बुक्स होते हैं अकाउंट्स में, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेलली डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर एंड डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। सो आपके एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सब्सिडरी बुक्स। एंड अगर आपने इस चैनल को अब तक लाइक शेयर या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। सो सब्सिडरी बुक्स को डिस्कस करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हर एक ट्रांजैक्शन बिज़नेस में जो होता है वो या तो कैश ट्रांजैक्शन होता है या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो शायद आप कैश देकर ख़रीद लेते हो इंस्टेंटली, या फिर आप फ्यूचर में पेमेंट करना चाहेंगे, यानी कि आप उस चीज़ को उधार पर लेते हैं, यानी कि आप बाद में पेमेंट करना चाहेंगे, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू टाइप्स के होते हैं, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सो यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस हमेशा कैश बुक में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि कैश बुक में ही कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं। और जो सब्सिडरी बुक्स है, 7 टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स है, उसके अंदर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस है जहाँ पर कैश इन्वॉल्व होती है, इसको कैश ट्रांजैक्शंस कहा जाता है और इसको हम सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है कैश बुक। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अंदर हम कैश को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है और उसको दूसरे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सो यहाँ पर दिए गए हैं 8 तरह के सब्सिडरी बुक्स होते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जनरल प्रॉपर। सो परचेज बुक में हम सभी तरह के परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम जो गुड्स खरीदते हैं, यानी कि एक कंपनी हमेशा गुड्स को खरीदती है और बेचती है। तो जब वो गुड्स को खरीद रही है, तो अगर वो क्रेडिट पे गुड्स को खरीद रही है तो वो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को इस परचेज बुक में लिखना होता है। यानी कि अगर वो कैश के लिए ख़रीद रहे हो तो उसमें नहीं लिखने का है, लेकिन अगर हम क्रेडिट पर गुड्स को ख़रीद रहे हैं, सिर्फ गुड्स को ख़रीद रहे हैं, तब उसे परचेज बुक में लिखना होता है। और उसी तरह सेल्स बुक में भी जब हम गुड्स को क्रेडिट पे लेते हैं, अगर हम वहाँ पर उधार पर ले रहे हैं और हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो उसको हम उस ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में लिखेंगे। और इसके अंदर अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट हो तो हमें उसे कैश बुक में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं है, क्रेडिट है, इसीलिए क्रेडिट के लिए सेल्स बुक एंड परचेज बुक। और जो परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न है इसके अंदर, सो परचेज रिटर्न का ये मतलब होता है कि जब हम कोई गुड्स को परचेज़ करते हैं और अगर हम ख़रीद के हमें अगर वो गुड पसंद नहीं आता है, अगर हमें वो गुड अच्छा नहीं लगता है, अगर हम उस गुड को वापस कर देते हैं, अगर हम उस चीज़ को वापस कर दे रहे हैं, सप्लायर्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको परचेज़ रिटर्न बुक में उस ट्रांजैक्शन को लिखना होता है। और सेल्स रिटर्न बुक में ये होता है कि जब हमने किसी को सेल किया है गुड्स और उस इंसान को वो गुड्स अच्छे नहीं लगे, अगर वो वापस भेजना चाहता है तो वो हमें वापस करता है वो गुड्स को, तो वो इंसान उस ट्रांजैक्शन को हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखना होता है। यानी कि हमने जब सेल किया है और हमें वो गुड वापस हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, इसीलिए हमें उस ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न बुक में लिखना होता है। कैश बुक, जैसे मैंने आपको बताया है पहले ही, कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को लिखते हैं, यानी कि इसके अंदर हम सभी तरह के कैश के ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, चाहे हमने गुड्स परचेज़ किए हो, कोई एसेट परचेज़ किया हो, फर्नीचर, मशीनरी या कुछ भी हमने परचेज़ किया हो, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस को हम कैश की बुक में लिखेंगे जो कैश से रिलेटेड है। बिल्स रिसीवेबल बुक, ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हम सारे बिल्स जो हमें रिसीव होने वाले हैं कस्टमर से, उन रिसिप्ट्स को लिखेंगे। इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे, पर यहाँ मैं आप लोगों को इंट्रो में बताना चाहूँगी कि जो बिल्स रिसीवेबल है ये हम क्रेडिट सेल्स पर बनाते हैं, और जो बिल्स रिसीवेबल है ये हमारी एक एसेट है, ये हमारी बैलेंस शीट में एक एसेट की तौर पे देखी जाती है। और जो बिल्स पेएबल है ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये हमें पे करनी होती है, एज ए कंपनी को पे करनी होती है। तो ये सभी उस तरह की बिल्स है जो हमें पे करनी होती है हमारे क्रेडिटर्स को। सो आगे हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पर आप लोग बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। और जनरल प्रॉपर एक ऐसी बुक होती है जो ट्रांजैक्शंस इन 7 बुक्स में नहीं आ सकते हैं, जो ट्रांजैक्शंस ये 7 बुक्स में नहीं लिखे जा सकते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है। यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शंस और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, 2 ट्रांजैक्शंस जो इसमें नहीं लिखे जा सकते हैं, वो वाले ट्रांजैक्शंस हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे, जो एसेट्स के रिलेटेड होते हैं और दूसरे आइटम्स के रिलेटेड होते हैं, वो हम आगे समझेंगे।
सो परचेज बुक एक इम्पॉर्टेंट बुक है और इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स लिखे जाते हैं। यानी कि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं और क्रेडिट पर खरीद रहे हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम इस बुक में लिखेंगे। कैश परचेजेस ऑफ गुड्स और एसेट्स कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाने हैं। यानी कि जब हम एसेट खरीद रहे हैं, समझिए हमने फर्नीचर खरीदा है और अगर हमने उसको क्रेडिट पर भी लिया हो या फिर कैश में भी लिया हो, तो वो दो ट्रांजैक्शंस को भी हम परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ जो गुड्स खरीद रहे हैं वो भी सिर्फ क्रेडिट पर खरीद रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को इस बुक में लिखेंगे। सो अगर हमने किसी एसेट को ख़रीदा है, फर्नीचर या मशीनरी या बिल्डिंग को, अगर हमने उसे क्रेडिट पर भी लिया है तो हमें उसे जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है, इसमें नहीं। सो जब हम गुड्स को क्रेडिट पर लेते हैं तो हमें जिसने गुड्स दिए हैं, जो हमारा सप्लायर है, जो हमें गुड्स दे रहा है क्रेडिट पर, वो इंसान हमें एक बिल बना कर देता है जिसको एक परचेज बिल कहा जाता है। और इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम इस ट्रांजैक्शन को हमारी परचेज बुक में लिखेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। इसके अंदर हमारे पास 6 कॉलम्स होते हैं, जिसमें है डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF नंबर, डिटेल्स एंड अमाउंट। सो इसके अंदर हमें डेट लिखना होता है, पर्टिकुलर्स में जिस इंसान से हमने परचेज़ किया है उसका नाम लिखना होता है, और इनवर्ड इनवॉइस नंबर में हमें उस गुड के रिलेटेड एक सीरियल नंबर होता है वो लिखना पड़ता है, वो इतना कंपलसरी नहीं होता है। लेजर नंबर भी हमें लिखना पड़ता है, जो पेज नंबर होता है लेजर का वो हमें पेज नंबर लिखना होता है। और डिटेल्स में हमें अगर हमें किसी भी तरह का डिस्काउंट दिया गया है तो वो लिखना होता है, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और इसके बाद ये लास्ट वाले कॉलम में हमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके अमाउंट लिखना होता है। सो बेसिकली डिस्काउंट का ये मतलब होता है कि जो हमें पेमेंट करनी होती है उसका जो प्राइस होता है उसके अंदर हमें थोड़ा सा रिडक्शन मिलता है। यानी कि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपीज़ पे करने हैं तो उसके अंदर हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो हमें उसके अंदर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल सकता है। सो इस तरह से जो प्राइस में रिडक्शन होती है उसको डिस्काउंट कहा जाता है। और डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। सो बेसिकली कैश डिस्काउंट का ये मतलब होता है कि जब एक इंसान कोई चीज़ खरीद रहा हो, गुड्स खरीद रहा हो, और जब वो पेमेंट करता है कैश में तो उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाता है जब वो डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट, इसका ये मतलब होता है कि जब एक बायर गुड्स को ख़रीदता है तो सेलर उसको उस गुड्स के ऊपर कोई भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाता है। यानी कि जब आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हो तो आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से मिलता है, उसके ऊपर कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं, जैसे पैकेजिंग या फिर जो शिपिंग के चार्जेस होते हैं वो चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो बायर होता है उसको वो गुड सस्ता पड़ जाता है सेलर से। सो हमारी परचेज बुक में हमें इस ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना होता है ओरिजिनल प्राइस से। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचता है उसको यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में लिखना होता है। सेल्स बुक को भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। इसके अंदर भी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जब हम गुड्स को सेल करते हैं कैश में, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ अगर हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो वो हमें लिखना है। और इसके अंदर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स लिखना है, लेकिन क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स इसमें नहीं लिखना है। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स को हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स बुक का फॉर्मेट दिया गया है। इसके अंदर भी डेट, पर्टिकुलर्स, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर होता है, बिकॉज हम गुड्स को बाहर सेल कर रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं, हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर आउटवर्ड लिखना होता है। और LF नंबर यानी कि लेजर फोलियो नंबर, ये हमें पेज नंबर होता है। ये भी हमें इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी हमें ट्रेड डिस्काउंट लिखना होता है। उसके बाद हमें अमाउंट के कॉलम में अमाउंट वहाँ से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए बाद यहाँ पर लिखना होता है। सो जब हम परचेज बुक में ट्रेड डिस्काउंट लिख रहे हैं वो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला होता है, लेकिन यहाँ पर सेल्स बुक में हमें वो ट्रेड डिस्काउंट लिखना है जो हम दे रहे हैं। यानी कि जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन जब हम परचेज़ करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। सो परचेज रिटर्न्स की बुक को भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। मतलब ये जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ये मतलब है कि हम डायरेक्टली इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उन एंट्रीज़ को। सो हमें ये जो एंट्रीज़ हम कर रहे हैं इन सब्सिडरी बुक्स में, उसके लिए हमें जनरल को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इनको डायरेक्टली इन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सो जो परचेज़ रिटर्न बुक्स है उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब हम परचेज़ करते हैं और अगर हमें गुड्स अच्छे नहीं लगते हैं तो हम उन गुड्स को वापस सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। तो हमारे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं रिटर्न करने के, जैसे कि गुड्स
क्वालिटी अच्छी नहीं हो गुड्स की, या फिर जो गुड्स है वो डैमेज्ड हो, या फिर जो गुड्स उस तरह के नहीं है जो हमें सैंपल के टाइम दिखाए गए थे, या फिर जो गुड्स की क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो चुकी है, या फिर अगर कोई एग्रीमेंट बायर और सेलर के बीच में चेंज हो चुका हो तो हम उसकी वजह से गुड्स को वापस कर देते हैं। तो इसकी वजह से हम एक डेबिट नोट नाम की स्लिप जो एक बिल होती है वो बनाते हैं। सो डेबिट नोट एक स्टेटमेंट होती है, ये परचेज़र बनाता है और ये डेबिट नोट को वो सेलर को देता है। जब वो अपने गुड्स को रिटर्न कर रहा हो तब वो इस डेबिट नोट को भी साथ में देता है। इसके अंदर वो डेबिट नोट में सभी चीज़ों को, डिटेल्स को लिखता है कि जो एड्रेस और नेम क्या है सप्लायर का, वैल्यू क्या है गुड्स की, ये गुड्स कितने ख़रीदे गए थे, कितने वापस किए जा रहे हैं, और इन गुड्स को रिटर्न करने का रीज़न क्या है, ये सभी डिटेल्स इस डेबिट नोट में लिखे जाते हैं और ये परचेज़र सेलर को देता है। सो यहाँ पर आप परचेज रिटर्न बुक का भी फॉर्मेट देख सकते हैं। इसके अंदर 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, डेबिट नोट नंबर, LF एंड अमाउंट होता है। पर्टिकुलर्स में जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं उसका नाम लिखना होता है, और जो डेबिट नोट नंबर है वो नंबर लिखना होता है, और जो लेजर फोलियो यानी पेज नंबर है वो लिखना होता है, और इसके अंदर अमाउंट लिखना होता है। सो सेल्स रिटर्न बुक भी एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यानी कि मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री उसको कहते हैं जो हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस इनमें लिखते हैं। इनके लिए हमें जनरल्स को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पर हम ये गुड्स को लिख रहे हैं जो हमारे पास रिटर्न होकर आए हैं, यानी कि जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो जब हमारे गुड्स चले गए हैं, लेकिन अगर जो बायर है अगर उसको ये गुड्स नहीं पसंद आते हैं, अगर वो वापस करता है तो हमें सेल्स रिटर्न बुक में उस ट्रांजैक्शन को लिखना होता है। सो यहाँ पर भी वही सारे रीज़न्स है, अगर गुड्स में कोई डिफ़ेक्ट हो, या फिर अगर बायर को ये गुड्स अच्छे नहीं लगे हो, या क्वांटिटी समझ में नहीं आई हो, तो वो उन गुड्स को वापस कर सकता है। और यहाँ पर हमें क्रेडिट नोट मिलता है। सो यहाँ पर क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न्स में, लेकिन जब हम परचेज रिटर्न बनाते हैं तो हमें डेबिट नोट बनाना होता है। सो क्रेडिट नोट भी एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बनाना पड़ता है एज ए बिज़नेस। एक बिज़नेस को एक डेबिट नोट भी बनाना पड़ता है और क्रेडिट नोट भी बनाना पड़ता है। डेबिट नोट हमें हमेशा परचेज रिटर्न्स के टाइम बनाना पड़ता है, लेकिन जो क्रेडिट नोट होती है वो हमें सेल्स रिटर्न्स के टाइम बनाना पड़ता है। जब हम सेल्स रिटर्न कर रहे हो, यानी कि अगर हमारे पास गुड्स वापस आने के हों, तो हमें ये डॉक्यूमेंट को बनाना पड़ता है। हमें ये डॉक्यूमेंट बनाकर कस्टमर को देना होता है, उसे ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अब उसका अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, बिकॉज़ उसने हमें गुड्स वापस किए हैं, तो हम उसके पैसे उसे वापस कर देते हैं। और यहाँ पर हम इसको रेड इंक में बनाते हैं इस डॉक्यूमेंट को, और इसके अंदर सभी डिटेल्स लिखे जाते हैं, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर, वैल्यू ऑफ द गुड्स रिटर्न, और क्या रीजंस थे गुड्स के रिटर्न होने के, इसमें सब डिटेल्स लिखे जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट दिया गया है। इसके अंदर भी 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, LF नंबर एंड अमाउंट। सो यहाँ पर डेट, उस दिन की डेट लिखनी पड़ती है जिस दिन हमें गुड्स वापस मिल गए हों, और जिसने हमें वापस किए हैं उसका नेम लिखना होता है पर्टिकुलर्स में, और क्रेडिट नोट नंबर भी हमें लिखना होता है, LF नंबर भी हमें पेज नंबर लिखना होता है, और यहाँ पर कितने वैल्यू के गुड्स हमारे पास आए हैं उसका अमाउंट भी लिखना होता है। सो हमने देखा है कि परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न में डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट होता है, लेकिन इसके अंदर इनवर्ड इनवॉइस नंबर एंड आउटवर्ड इनवॉइस नंबर का कॉलम नहीं होता है, जो कि हमने परचेज एंड सेल्स बुक में देखा था। कैश बुक। सो कैश बुक में हम सभी तरह के कैश रेसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है सब्सिडरी बुक्स में। ये कैश अकाउंट की तरह ही होती है। इसके अंदर हम सभी तरह के ट्रांजैक्शंस जो कैश से रिलेटेड है वो लिखते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई एसेट्स परचेज़ किए हों, या फिर हमने अगर गुड्स भी परचेज़ किए हों, वो सभी चीज़ों को हम कैश बुक में लिखते हैं, और इसको आराम से हम लिख कर बैलेंस भी करते हैं। सो कैश बुक 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो आप देख सकते हैं कि कैश बुक का क्या फॉर्मेट है। इसके अंदर हमारे पास डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होते हैं। एक डेट का, पर्टिकुलर का, LF और अमाउंट का कॉलम होता है, और दूसरी साइड भी वही सेम होता है। इसके अंदर हम कैश अकाउंट की तरह बनाते हैं, और इसके अंदर हमें बैलेंस भी करना होता है अमाउंट्स को। सो अब हम बिल्स रिसीवेबल बुक को समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, यानी कि अगर हम बिना कैश लिए सेल कर देते हैं, तो हमें जो बायर होता है वो हमें कहता है कि वो हमें पेमेंट करेगा, लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम उसे एक बिल बनाने को कहते हैं। तो वो जो हमारा डेब्टर है, जो परचेज़र है,
वो हमारे लिए वो बिल बनाता है और उसमें लिखता है कि वो आने वाले डेट को हमें पेमेंट कर देगा, और उसमें वो एक्सेप्टेंस के साथ लिखकर सिग्नेचर करके हमें वो बिल देता है। तो जब वो बिल हमें मिलती है तो वो हमें बिल्स रिसीवेबल बुक होती है। बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर वो हमें एक एसेट की तरह मानी जाती है, बिकॉज जब डेब्टर हमें पैसे देगा तो ये हमारे लिए एक एसेट होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक का फॉर्मेट दिया गया है। इसके अंदर बिल की डेट दी गई है, यानी कि शुरू के दिन, फर्स्ट दिन, जिस दिन ये बिल हमें रिसीव हुई है वो डेट लिखी जाती है यहाँ पर, और किसने हमें ये बिल बनाकर दी है, यानी कि कौन हमारा परचेज़र है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है, और टर्म ऑफ द बिल लिखी जाती है, यानी कि कितने महीनों के बाद या फिर कितने दिनों के बाद हमें पेमेंट मिलने वाली है उसका टर्म लिखा जाता है, और ड्यू डेट ऑफ द बिल लिखी जाती है, यानी कि किस दिन हमें पेमेंट रिसीव होने वाली है, कब हमारा परचेज़र हमें पेमेंट करेगा, वो डेट यहाँ लिखी जाती है, और अमाउंट लिखा जाता है। बिल्स पेबल बुक बिल्स रिसीवेबल बुक का ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर हमने एज ए बिज़नेस अगर हमने क्रेडिट परचेज़ किया है, यानी कि अगर हमने गुड्स को क्रेडिट पर लिया है तो हमें उसकी पेमेंट करनी होती है एक टाइम पीरियड के बाद। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है कि कितने दिनों के बाद हम पेमेंट करने वाले हैं, और उसके सभी डिटेल्स को लिखकर हमें ये बिल को क्रेडिटर को भेजना पड़ता है, यानी कि जिसने हमें गुड्स दिए हैं उसके पास हमें ये बिल भेजना पड़ता है। बिल्स पेएबल बुक हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, बिकॉज हमें ये पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। लेकिन जो बिल्स रिसीवेबल बुक है वो हमारे लिए एक एसेट है, बिकॉज हमारे पास पैसे आने वाले होते हैं। सो यहाँ पर बिल्स पेएबल बुक का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर डेट लिखी जाती है, किस दिन बिल बनाई गई है, और किसने हमारी बिल को एक्सेप्ट किया है, यानी कि कौन हमारा क्रेडिटर है जिसने हमें गुड्स दिए हैं उसका नाम लिखा जाता है, और ये बिल का टर्म कितना है, यानी कि कितने महीनों बाद हमें पेमेंट करनी है वो लिखनी पड़ती है, और किस दिन हमें पेमेंट करना है, ड्यू डेट क्या है वो हमें लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पर LF का कॉलम होता है एंड अमाउंट का कॉलम होता है। सो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि ये 7 टाइप्स के सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाए जाते हैं और इनकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब हम 8th सब्सिडरी बुक देखने वाले हैं, जिसका नाम है जनरल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शंस हम सभी बुक्स में नहीं कर सकते हैं, 7 बुक्स में नहीं कर पाते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम जनरल प्रॉपर में करेंगे, और ये जनरल एंट्री की तरह ही होती है। इसके अंदर हम जनरल प्रॉपर में भी जनरल एंट्री की तरह ही रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। सो यहाँ पर जनरल प्रॉपर को जनरल रेजिडुअल या फिर जनरल जनरल भी कहा जाता है। सो यहाँ पर जनरल प्रॉपर का मेन पर्पस है इन सभी आइटम्स को रिकॉर्ड करना, जैसे कि ओपनिंग एंट्रीज़, क्लोजिंग एंट्रीज़, एडजस्टमेंट एंट्रीज़, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़, यानी कि अगर कोई मिस्टेक्स हुई है तो उसको रेक्टिफाई करने के एंट्रीज़, परचेज़ या फिर सेल्स ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, यानी कि अगर हमने कोई एसेट खरीदे हैं जैसे कि लैंड, मशीन, बिल्डिंग या फर्नीचर, अगर वो हमने क्रेडिट पर लिए हैं तो वो हमें जनरल में लिखना होता है, लेकिन अगर हमने कैश में लिए हैं तो कैश बुक में लिखना होता है। ट्रांसफ़र एंट्रीज़, विड्रॉ ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। इसका ये मतलब है कि अगर जो ओनर है गुड्स का, जो ओनर है बिज़नेस का, अगर वो गुड्स को निकालता है, विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अगर वो खुद के यूज़ के लिए भी उन गुड्स को लेकर जाता है तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, और वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। और अगर कोई गुड्स पे लॉस होता है किसी नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, या फिर अगर कोई कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस है, कंसाइनमेंट यानी कि जो ओनर होता है गुड्स का वो अगर किसी को देता है गुड्स सेल करने के लिए तो उसे कंसाइनमेंट कहते हैं। जो कंसाइनर एंड कंसाइनी के होते हैं ट्रांजैक्शंस, वो भी इसमें रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शंस, एंडोर्समेंट एंड डिसऑनर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैम्पल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स को दिया गया है सैम्पल्स की तौर पे, तो ये सभी चीज़ों को जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है। और अगर गुड्स का लॉस हुआ है फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट्स की वजह से, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस को भी हम जनरल प्रॉपर में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट दिया गया है। इसके अंदर डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और यहाँ पर कितने टाइप्स के सब्सिडरी बुक्स है हम समझ चुके हैं, और हमें ये क्यों बनाने पड़ते हैं और किस जगह बनाने पड़ते हैं, और इनकी किस तरह से फॉर्मेट होती है वो हम समझ चुके हैं। एंड आने वाले वीडियोस में हम कैश बुक देखेंगे, एंड हम इन सभी के प्रॉब्लम्स को भी डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट्स हो सब्सिडरी बुक्स के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आप इस चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे दूसरे अकाउंट्स एंड दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस है। इंग्लिश, सिविक्स, हिंदी, अरबिक, इंग्लिश,
और सभी तरह के दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं।